वतन अजीज़ के 78वें यौम आज़ादी की तकरीब की मुनासिबत से जामिया इस्लामिया सनाबिल में आज इस तकरीब का एहतमाम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद ये है कि हम अपने असलाफ की कुर्बानियों को याद कर सकें और इस बात को समझ सकें कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमारे असलाफ ने, हमारे उलमा ने और बिलखुसूस जमाअत अहले हदीस ने जो कुर्बानियाँ पेश की थीं उसकी तारीख क्या है। ये इसका बुनियादी मकसद है। कोई शख्स इसका मकसद कुछ और समझे तो वो गलत फहमी का शिकार है। हम अपनी तारीख को याद करने, उसकी तज़कीर करने और तारीख को नई नस्लों के ज़हनो दिमाग में ताज़ा करने के हकदार हैं और हमको इसके लिए काविशें करनी चाहिए। और उसी मुनासिबत में से एक मुनासिबत ये तकरीब है जिसमें हम अपनी आज़ादी की तारीख को याद करने के लिए जमा हुए हैं। दास्तान जो शुरू होती है वो 1600 ईस्वी से शुरू होती है, जब गुजरात के इलाके में अंग्रेज़ों ने ईस्ट इंडिया कंपनी को कायम किया और धीरे धीरे हिंदुस्तान के इस खित्ते में, जिसको सोने की चिड़िया कहा जाता था, उस पर काबिज होने के लिए अंदरूने खाना अपनी साजिशों की इब्तिदा की। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी कायम की गई, एक सदी तकरीबन गुजर गई और 1707 का वाकया पेश आया जब अंग्रेजों ने यहां के लोगों को परेशान करना और सताना शुरू किया। लेकिन जहां भी उन्होंने सर उठाया, सारे के सारे लोगों ने, इब्तिदा में इसमें मुसलमान पेश थे, सब लोगों ने उनकी साजिशों को कुचल दिया। और उसके बाद इन्होंने आफियत इसमें समझी कि डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी, यानी इनको आपस में लड़ा करके हुकूमत कायम करने की पॉलिसी इख्तियार की जाए, जो शरपसंदों की पॉलिसी होती है, शिद्दत पसंदों की पॉलिसी होती है, या मौजूदा दौर की इस्तिलाह में कहें कि दहशतगर्दों की यह पॉलिसी हुआ करती है। तो 1707 में इन लोगों ने कब्जा करने की कोशिशें शुरू की। 1751 में बंगाल में और मुख्तलिफ इलाकों में फराइजी तहरीक शुरू हुई, जिसमें हाजी शरीअतुल्लाह और उनके बेटे दादू मियाँ और दूसरे लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ जिद्दोजहद की और उनके दांत खट्टे किए। उसके बाद 1757 का वाकया होता है। 1757 में नवाब सिराजुद्दौला ने पलासी में अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी और उसके बाद यह सिलसिला किसी हद तक शुरू कर दिया गया। 1799 का फिर मौका आता है उसके बाद, जब शेर मैसूर टीपू सुल्तान और उनके वालिद हैदर अली ने अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ी और अंग्रेजों को शिकस्त देते रहे। उनको हर जगह जहां भी उन्होंने कदम जमाने की कोशिश की वहां शिकस्त दी और उनको पीछे खदेड़ दिया। और उसके बाद 1803 का वो वाकया जिसको खुसूसियत के साथ मैं जिक्र करना चाहता हूं, जिसके सरखेल एक आलिम दीन शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी रहमतुल्लाह अलैह, इन्होंने सबसे पहले अंग्रेजों के खिलाफ फतवा जारी किया और यह साबित किया और हर जगह उस फतवे की तशहीर की गई कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब बन चुका है। अब यहां अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ना और जिहाद करना हम सबका वाजिबी फरीजा है। और इसी फतवे के नतीजे में बाकायदा 1824 और 1825 में तहरीके शहीदैन छेड़ी गई और तहरीके शहीदैन को आगे चल करके बाकायदा उलमाए सादिकपुर ने तक़वियत दी और वो तहरीक आगे चली। फिर 1857 का मौका आया। 1857 में बाकायदा पहली जंग अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी गई और उस वक्त बहादुर शाह जफर यहां के बादशाह थे, जिनके 4 बेटों को, जो नौजवान बेटे थे, अंग्रेजों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उन चारों का सर कलम करके बाकायदा तश्तरी में सजा करके ला करके उनको हदिये के तौर पर पेश किया। बाप को 4 नौजवान बेटों का सर बतौर हदिया पेश किया गया। ये पूरी की पूरी तहरीक चली। जिस उम्र के मरहले से बहादुर शाह जफर उस दौर में गुजर रहे थे, उनकी उम्र 82 बरस थी, यानी बुढ़ापे को पहुंच चुके थे। लेकिन उसके बावजूद बेटों का यह सदमा उन्होंने बर्दाश्त किया और उसी वक्त आज़म किया कि हम अंग्रेजों के खिलाफ तहरीक चलाएंगे, इनके जुल्म जौर को रोकेंगे। और इनके 4 बेटों को जब कत्ल किया गया तो उनके सरों को हाथ लगा करके वो रोए
اور اس بات کا عزم کیا کہ ہم کو انگریزوں کے خلاف کیا کرنا ہے۔ مرزا غلام، مرزا جعفر سلطان، مرزا ابو بکر اور مرزا عبداللہ، یہ ان کے 4 بیٹے تھے۔ اور 1857 کی تحریک اسی طریقے سے آگے بڑھی، علماء صادق پور نے آگے بڑھ کر کے اس کو تقویت دی۔ 1857 کی تحریک اتنی آگے بڑھ گئی کہ اس تحریک کے بارے میں انگریزوں کو تشویش ہونے لگی۔ اپنی تحریک اتنی عظیم تھی یہ تحریک کہ اس میں 27,000 مسلمانوں کو پھانسی کی سزا سنائی گئی اور پھانسی پر چڑھا دیا گیا، 27,000 مسلمان۔ اور اس کے بعد پھر 1857 میں وہابی تحریک کے خلاف انگریزوں نے جو کوششیں کی، ان کی تعداد تقریباً 36 تک پہنچتی ہے، یعنی 36 تحریکیں یا مہمیں انگریزوں نے 1857 کی اس تحریک کے خلاف اٹھائیں، جس میں علماء صادق پور اور علماء اہل حدیث پیش تھے۔ یہ تاریخ جو ہے بڑی عجیب تاریخ ہے، ہمارے طلبہ کو، ہمارے اساتذہ کو اور تمام مسلمانوں کو اس کا مطالعہ کرنا چاہیے۔ آپ دیکھیں W ہنٹر جو انگریز مورخ گزرا ہے، اپنی کتاب انڈین مسلمز میں لکھتا ہے کہ انگریزوں کے خلاف اگر ضرورت جہاد پر وہابی تحریک نے اور مسلمان علماء کرام نے جو نظم اور نثر کے ذریعے تحریکیں چلائی تھیں، تحریری تحریکیں تھیں، زبانی تحریکیں تھیں، ان کی کیفیت اگر بیان کرنی ہو تو پورے دفاتر مطلوب ہوں گے، لیکن تاریخ درج نہیں کی جا سکے گی۔ یہ W ہنٹر جو انگریز مورخ ہے وہ لکھتا ہے۔ اور اس کے بعد 1860 کا واقعہ، 1865، 1870 اور 1870 میں ایک اور واقعہ، یہ 4 مقدمات چلائے گئے جو وہابی تحریک کے خلاف چلائے گئے۔ وہابیوں کو دبانے کے لیے انگریزوں نے وہابی علماء کرام یعنی اہل حدیث علماء کرام کے خلاف یہ مقدمات چلائے۔ اور اس کے بعد 1871 میں ایک سب سے بڑا جنگ آزادی کا مقدمہ چلا 1871 میں، جس کو بڑا وہابی مقدمہ کہا جاتا ہے اور اسی نام سے یہ مشہور ہوا۔ اتنا بڑا مقدمہ جنگ آزادی میں مسلمانوں کے خلاف نہیں ہوا، اس کو جماعت اہل حدیث اور وہابی موومنٹ کے خلاف انگریزوں نے عدالتوں میں اٹھایا اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ بعد کے ادوار میں آپ آئیں گے تو بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس تحریک میں شامل ہوئے، ابتدا مسلمانوں نے کی اور بعد کے ادوار میں غیر مسلم بھی اس کے اندر شامل ہو گئے۔ آپ دیکھیں تحریک خلافت ہو، تحریک ترک موالات ہے، کوئٹ انڈیا، ہندوستان چھوڑو تحریک ہے،